नमस्कार, मैं हूँ राजीव, जुड़ रहे हैं सोमेश कुमार, बाज़ार विश्लेषक। बहुत-बहुत स्वागत है सोमेश आपका और बाज़ार में आज नई हरियाली लौटी है और लगता है कि माँ दुर्गा का प्रसाद मिला है, महानवमी का प्रसाद मिला है। सभी दर्शकों को, आपको भी महानवमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ नवरात्रि की और दशहरे की। और बाज़ार में एक नई हरियाली हमें दिख रही है, अच्छी हरियाली वापस बनती हुई दिख रही है, लेकिन प्रश्न वही है कि ये हरियाली कितनी टिकेगी और इसके पीछे क्या नए कारण हैं या इससे पहले जो पैनिक बना अचानक से, जिसमें आपने भी कहा नहीं सेटअप खराब होता हुआ दिख रहा है, कम से कम जो तेज़ी बनी थी, उस तेज़ी का सेटअप खराब हुआ है। तो क्या एक सपोर्ट मिल गया है बाज़ार को, वो सपोर्ट किसी न्यूज़ पर है, किसी फैक्ट पर है, आज जो आरबीआई पॉलिसी आई उसके चलते बने उत्साह से है, लेकिन वो उत्साह 1 दिन का है या फिर ये बाज़ार की दिशा पलटने के लिए काफ़ी है? लगता तो नहीं है अभी कि कोई ट्रेंड कन्फर्मेशन नहीं है। आज जो भी है बाज़ार एक्सट्रीम शॉर्ट हो ही गया था। इतने समय से गिरते-गिरते निफ्टी निफ्टी बैंक, आईटी सभी एक साथ गिरे ही जा रहे थे, लगातार गिरे जा रहे थे। तो यहाँ सपोर्ट जो मिलना है वो शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन दोनों तरफ है। अभी मार्केट रेंज बाउंड का ही इंडिकेशन है, ऐसा नहीं कि फिर से बहुत तेज़ हो जाएगा या बहुत क्रैश हो जाएगा, दोनों में कुछ भी नहीं है। ट्रेंड पॉजिटिव होने के लिए एटलीस्ट 25 150 तक तो निफ्टी को रखना पड़ेगा आज के डेटा के हिसाब से। उसके बाद में फिर देखते हैं क्या असेसमेंट बनती है। उसके पहले तक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं लेना है। ये मोस्टली शॉर्ट कवरिंग रैली है और पॉलिसी के कारण आपने देखा ही है मोस्टली जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है वो बैंक के कारण, बैंक निफ्टी के कारण हुई। तो अभी शॉर्ट कवरिंग ही मान के चलते हैं इसको और जी, कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे 25 150 का मिनिमम एज़ पर टुडेज़ डेटा। आगे चेंज होता है तो फिर उसको असेस करेंगे। जी। तो 25,150 ये वही पुराना लेवल, पुराना स्तर जिस पर पहले भी नज़र थी, वो वापस आकर के यहाँ फिर से एक कहें कि वो जो बाधा दौड़ होती है ना, उसमें एक बाधा दौड़ का एक पॉइंट बन गया है। हाँ, तो फिर से वही वाला मामला आ गया है सामने और वेट करना पड़ेगा क्योंकि जो रेजिस्टेंसेस आज निकल के आ रहे हैं फिर से वही पुराने लेवल की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। जी, तो यहाँ हमें 25,150 पर नज़र रखनी है और उसके ऊपर जाने के बाद ही एक तरह से कहा जाए कि जो आपका 21 अगस्त का ये हमें टॉप दिख रहा है, बीच में एक छोटा टॉप, पहले वो डब्ल्यू शेप के बीच का टॉप बनता हुआ दिख रहा था और उस हिसाब से ये डब्ल्यू पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन बीच रास्ते में ही शायद बाज़ार को कोई अधूरा काम याद आ गया तो नीचे आ गया। ऐसे बिल्कुल नहीं था राजीव जी, ये न्यू हाई का सेटअप था और इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये टैरिफ टैरिफ एंड टैरिफ वो टैरिफ मैन ने फिर से टैरिफ शुरू कर दिया तो फिर सेटअप खराब होना ही था। अगर उस जी, सिर्फ़ उसको माइनस कर दीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में कि ये न्यू हाई का ही सेटअप था, जो कि अब रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन का रूप लेगा। अभी तक तो हायर लो मेंटेन्ड है, अगर हायर लो मेंटेन्ड रहे तो अच्छी बात है। लेकिन जो जी, न्यू हाई का सेटअप बन गया था, वो ऑफ कोर्स जब अगर मार्केट में फंडामेंटल्स चेंज होंगे तो चेंज तो होगा ही। और एक नहीं 2 अभी चल रहा है, हालाँकि दूसरे वाले टैरिफ का उतना इम्पैक्ट तो मार्केट रिलेटेड नहीं लिया जाएगा, जो कि वो फॉरेन प्रोड्यूस्ड मूवीज़ पे जो 100% का टैक्स लगा है, उससे खैर कोई ख़ास मार्केट रिलेटेड इश्यू नहीं होगा क्योंकि वो मार्केट पे वो सेक्टर उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन सेंटिमेंट तो यही चल रहा है कि अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है? ये एम्बिग्यूइटी जो है वो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं होता है और एम्बिग्यूइटी है कि अब फार्मा में 100% लगा तो क्या जेनरिक पे भी आ ही रहा होगा पीछे से उसको ना क्या कहना है। तो इसके कारण से ये सारा सेटअप उसके कारण खराब हुआ है, अदरवाइज़ मुझे किसी तरह का कोई डाउट है ही नहीं दिमाग में कि ये न्यू हाई का सेटअप था। जी। हाँ, लेकिन अब जब ये सेटअप बदल गया है तो इसको क्या नए तरीके से देखा जाएगा और क्या जो पहले अब ये कप एंड हैंडल वाले पैटर्न की तरफ जा रहा है और उसमें आपको हैंडल के ऊपर नया ब्रेकआउट मिलेगा? मिल सकता है, लेकिन अभी तो यही है कि डेटा बहुत चेंज होने वाला है। आने वाले 3 से 5 7 ट्रेडिंग सेशन में डेटा चेंज होगा। तो अभी का असेसमेंट में मेरे रीडिंग में अभी का असेसमेंट इतना ही है 25 150। उसके ऊपर मैं कम से कम इतना मानने को मैं रेडी हो जाऊँगा कि हायर लो लेके प्ले आगे बढ़ता है।
लेकिन उसके पहले हायर लो लेके प्ले आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं एक क्वेश्चन सा बना हुआ है दिमाग में। जी, लेकिन उसके पहले अगर 25,150 की ओर जाएगा, उससे पहले ये 50 डे मूविंग एवरेज को पार करेगा, जहाँ पर आज रुका है एक तरह से, मतलब क्लोजिंग वहीं पर है। और उसके ऊपर 20 डे मूविंग एवरेज, ये हरी वाली रेखा है, इसको भी पार करेगा। अगर 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज इन दोनों को ये पार कर लेता है, तो क्या 25,150 का इंतजार करने की उतनी ज़रूरत रहेगी? आज के डेटा के हिसाब से हाँ, रहेगी। चूँकि जी, बाज़ार शॉर्ट है, वो भी करीब आप समझें कि 9 ट्रेडिंग सेशन से शॉर्ट है। ये शॉर्ट जी, कवरिंग में ये सब मूविंग एवरेजेस पियर्स हो सकते हैं और अगर 25-150 थोड़ा नीचे आता है, जो कि 3-4-5 दिन का डेटा और ऐड होने पे ही समझ में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। लगता नहीं है आज का देख के, लेकिन देखते हैं आगे। वो अगर नीचे आया तो ही चेंज करते हैं। ये मूविंग एवरेजेस के हैं, थोड़े पियर्स हो सकते हैं, फिर नीचे आ सकते हैं और इसके एग्ज़ाम्पल के लिए आप अगर देखना चाहें तो वही 21st अगस्त, 21 अगस्त वाला आप देख सकते हैं। जी, मूविंग एवरेज पियर्स हुआ, फिर नीचे आ गया। तो ऐसा यहाँ पे भी जी। हो सकता है। हाँ, और प्रॉब्लम दरअसल क्या है इस मूविंग एवरेज खुद ही मूविंग है ना, तो वो मूव होता रहता है। जी, दरअसल कुछ समय तक इसने इन दोनों मूविंग एवरेजेस के पैटर्न को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया, लेकिन उसके बाद आप जुलाई से देखिए, तो ये दोनों मूविंग एवरेजेस मतलब कहीं भी ना रास्ता रोकते हुए दिखते हैं, ना इनके पार होने से कोई नया एक कन्फर्मेशन बनता है किसी ऊपर या नीचे के ट्रेंड का। क्योंकि एवरेज में ही डायरेक्शन नहीं है। बहुत समय से अगर मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करने लगता है, तो जी। जैसे गूगल मैप कन्फ्यूज़ हो जाता है, वैसे मूविंग एवरेज भी कन्फ्यूज़ हो जाता है। ये अभी कन्फ्यूज़्ड है क्या करना चाहिए। इसलिए एक क्लियर मार्कर जो है वो 25,150 पे लगाना होगा कि उसके ऊपर जाने पर फिर हमें नई चाल बनती हुई वापस दिखेगी। उससे पहले बहुत उम्मीद ना रखें। हेलो? उसके पहले नहीं, जी, अभी आज का ठीक डेटा है। वहीं पे रखें। और दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं कि ये शॉर्ट कवरिंग का ही नतीजा था, तो अगर मान लीजिए 25,150 के ऊपर इसको नहीं जाना है, वापस पलटना है, तो फिर क्या ये खतरा रहेगा कि ये जो अभी ताज़ा-ताज़ा बॉटम बना 25 छः ये 24,600 के आसपास का या उसके नीचे का 24,400 के आसपास का, वो सारे रिविज़िट हो सकते हैं? अभी तक तो नहीं है वो डेंजर। अ, सवाल ये है कि अक्टूबर मंथ स्टार्ट और 1 हफ्ते के बाद रिज़ल्ट स्टार्ट। तो वो चीज़ को स्ट्रक्चर अगर बाज़ार का चेंज कर देता है तो अलग बात है, वो पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी तो हो सकता है, वो तो तो इसका मतलब ये कि नीचे जाने का खतरा भी नहीं है, लेकिन ऊपर जाने के लिए 25,150 का इंतज़ार करना है, तो बीच में आपके लिए एक तरह से नो मेंस ज़ोन हो गया। हाँ, ट्रेडिंग के लिए तो हाँ है, बाकी स्टॉक पिकिंग तो ज़रूर कर सकते हैं। जी। अब वो तो ख़ैर हर स्टॉक का जो अपना अ, मतलब न्यूज़ फ्लो है या फिर उन उसके अपने पैटर्न्स के हिसाब से तो वो अलग बात है। लेकिन बाज़ार के नज़रिए से आप कह रहे हैं कि नीचे जाने का अभी खतरा नहीं दिख रहा, चाल सँभलती हुई दिख रही है, लेकिन ऊपर के लिए अभी उम्मीद यहाँ से नहीं करेंगे, 25,150 के पार जाने के बाद करेंगे और क्या ये कहा जाए कि फिर जो नई दिशा मिलेगी, वो नतीजों के बाद मिलेगी? तो अगर 25,150 के ऊपर जाना भी है, तो वो अभी तुरंत ये नहीं होगा कि आप परसों वापस लौटे कल की छुट्टी मना करके और परसों से ही नई चाल शुरू हो गई या 2-1 दिन में नए हफ्ते में शुरू हो गई। शायद 10-12 तारीख से पहले ये नई चाल शुरू नहीं होगी, जब तक हमें कुछ 1-2 बड़े नतीजे ना मिलें, उनसे कोई जोश या निराशा ना मिले, तब तक ये नो मेंस ज़ोन में ही रहेगा। उसके अलावा कोई और ट्रिगर है नहीं। जितने सारे मॉनेटरी पॉलिसी अब टैरिफ-मैन का ट्रिगर अलग चीज़ है, वो हो सकता है फिर कुछ और आ जाए तो वो एक अलग ट्रिगर है, वो अनफ़ोर्सीन है, नहीं कह सकते कुछ भी। जी, लेकिन बाज़ार के पास ये रिज़ल्ट शुरुआत अगर हो गई, अगर थोड़ा-सा भी अच्छा फ़ीलर आ जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत पॉज़िटिव काम करेगा। लेकिन 1-2 रिज़ल्ट से फ़ीलर तो ज़रूर चाहिए। अच्छा। जी, ओके। तो ये रही निफ्टी की कहानी। मिड कैप, स्मॉल कैप पे थोड़ा निगाह डाल लेते हैं। दरअसल आज का दिन है सवालों के लिए, दर्शकों के सवालों पर हम बढ़ेंगे जल्दी से। तो पहले एक बार बाज़ार को समझ लेना ज़रूरी था, एक दिन बीच में छुट्टी भी है। मिड कैप, स्मॉल कैप कुछ नया ऑब्ज़र्वेशन यहाँ पे?
सब में यही है, थोड़ा कवर हो रहा है पोजीशन, ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ा कवर हुआ है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का स्ट्रेंथ से ज़्यादा अभी इंडेक्स में स्ट्रेंथ था। रीज़न बैंक निफ्टी, तो बैंकिंग स्टॉक्स के कारण था। ब्रॉडर मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं है, रादर रिलेटिवली ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ थोड़ी रादर वीक है वो। सो मिड कैप और स्मॉल कैप इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप या इंडेक्स कह सकते हैं, अभी वीक है, तो उसको भी समय देना पड़ेगा। जी। अब जैसे मिड कैप में आप इस पैटर्न को देखें तो एक तरफ ऊपर से आपको ये लोअर टॉप बनता हुआ दिख रहा है, नीचे से आपको एटलीस्ट इसने एक हायर बॉटम बनाया है निफ्टी की तरह से। जब ये दोनों चीजें दिखती हैं तो फिर आप क्या करते हैं? इस चार्ट को वीकली में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छी बात है, हम भी कर देते हैं। कर दिया। अभी किसी तरह से कहीं से नहीं, थोड़ा सा इसको हाँ वो करके रखे, जूम इन, जूम नहीं तो जूम आउट। हाँ, ये डबल टॉप का स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट है, लेकिन बीच में आप देखेंगे तो ये भी बनता है क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स का भी सिचुएशन बनता है। तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए जब तक आपका लेफ्ट शोल्डर का जो बॉटम है, वो ग्रीन कैंडल का जो लो है, उस बॉटम नीचे वाला नहीं, मैं पहले ये हेड एंड शोल्डर आपने जो हाँ कहा ये इसी को हम लेकर के चलेंगे, और ठीक है। आप लेफ्ट शोल्डर का बॉटम आप इसको कह रहे हैं, हाँ, ये जब तक ये चीज नहीं हो 53,750 के हाँ। आसपास। जी। एक चीज में और भी मैंने कुछ प्रोजेक्शंस किए थे, और कल ही किसी मीटिंग में मैं गया था तो वहां पे मेरे से पूछा गया था निफ्टी, ये मिड कैप है ना, मिड निफ्टी मिड कैप, तो उनका मुझे साइकिल प्रोजेक्शन पूछा गया था, अगर कुछ समझ में आता है तो, और मैंने वहीं पे बैठ के एनालाइज भी किया था इसको। स्मॉल कैप का तो याद है, मिड कैप का मुझे याद नहीं आ रहा। ऑलमोस्ट 70 to 80% का साइकिल अभी पेंडिंग है खेलना, ऐसा लग रहा है। ओके। तो जब मैंने सुपर इम्पोज किया था कल निफ्टी के 37,000 वाले साइकिल पे जो हमारा है, तो करीब स्मॉल कैप का तो भी निकल के आया 70% के आसपास का अपसाइड है बचा हुआ। टाइम है, ये मैं आपको पूरा साइकिल बता रहा हूँ, तो उस तरह से देखा जाए तो मिड कैप का भी साइकिल बचा हुआ होगा ऐसा लग रहा है। लेकिन पहले लार्ज कैप चलेंगे और उसके बाद जब उनमें स्ट्रेंथ वेन होने लगेगी तभी मिड कैप आने वाले हैं। बट ओवरऑल जो आपने पूछा ना कि इसको रीड कैसे करें, रीड मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि अभी यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड बचा होना चाहिए। और जी। अभी का इंडेक्स अगर आप 60,000 नहीं, कितना चल रहा है अभी, ये क्लोज हुआ है करीब 57,000 पे। मेरा व्यू रहेगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ये साल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ से पोटेंशियली डबल होने के चांसेस भी इंडेक्स में रहेंगे। इस चीज को जी। धीरे धीरे इवैल्यूएट करके मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे खाली एक लेकिन ये जो हाँ, यहाँ से डबल मतलब ये साइकिल टारगेट होगा? हाँ वो फाइनल लास्ट रहेगा ऐसा लग रहा है। जो इलेक्शन के ले, पहले लेकिन कई उसमें सारी चीजें हमें ऐसी बन रही हैं। हाँ, इलेक्शन से पहले, यानी आप कह रहे हैं कि 2028 2029 की बात सोचिए। 2 पॉइंट से ड्रॉ किए थे राजीव जी। एक आ रहा था 27 दिसंबर और दूसरा स्ट्रेच हो रहा था 28 दिसंबर। तो हमको रखना चाहिए कि इन दी कैलेंडर ईयर 2028 कभी भी इसकी पॉसिबिलिटी रह सकती है, क्योंकि वो मैं फिगर आउट मतलब उतना झंझट करना भी नहीं है, इतना क्लियर है कि वो चीज आने वाली है। 3 साल में लेकिन ये जो 3 साल टाइम में वाला अगर फैक्टर है आपका ये थोड़ा हाँ, 3 साल में अगर आपका इंडेक्स दोगुना होने वाला है, तो अगले 1 साल में कुछ ना भी करे हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, कम से कम मुझे तो नहीं पड़ता, और जितने लोग मेरे साथ हैं उनको मैंने बोल भी दिया कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 साल के साइकिल में 3 साल के अलावा कमाने को नहीं मिलता है, और वो भी 3 साल में 6 महीना कब कमा लेते हैं, 2 महीना नहीं पता चलता है। तो ये वाला अभी नया शुरू होने में समय तो है। लेकिन समस्या ये है कि हमें तो हर हफ्ते 2 बार इस चार्ट को देखना है और परेशान होना है कि ये हिल नहीं रहा है।
नहीं, वो भी चीज़ समझेंगे। देखिए अब हर का नेचर है ना सम प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट में हमको शॉर्ट टर्म भी समझाना है कैसे हो सकता है, मिड टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी, एक स्ट्रक्चरली भी समझना चाहिए। तो स्ट्रक्चरली इसलिए समझना चाहिए कि मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज़ के लिए या माइक्रो कैप कंपनीज़ के लिए कॉस्ट ऑफ फंडिंग सबसे बड़ा फैक्टर होता है केपेक्स करने के लिए। जी। तो अभी आपके पास कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ फंड सब कुछ फेवर में होना चाहिए। तो फंडामेंटल रीजन है इनके लिए एक और नया साइकिल बनाने का। और मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई चाहे ट्रेड कर ले, 6 महीने में पैसा बना ले, तो मैं तो यही कहूँगा कि फिर सोच गलत है। लार्ज कैप में कर सकते हैं, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में फिर सोच गलत है। तो सोच गलत रहेगी तो बड़ा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। जी। हालाँकि कई लोग इसका उल्टा ही सोचते हैं और उसमें हो उनके सोचने का तरीका ये होता है कि लार्ज कैप में आपको छोटे टाइम फ्रेम में कोई बड़ी मूव नहीं मिलती है, ऐसी ट्रेडिंग मूव्स। वो मूव्स आपको मिलती है मिड कैप में, स्मॉल कैप में और वहाँ पर आप 6 महीने में किसी अच्छी चाल को पकड़ लें, तो हो सकता है कि 6 महीने में ही आपका पैसा डबल हो जाए। देखिए अब हर किसी की अपनी एबिलिटी। मैं तो जब खरीदने जाता हूँ तो 5% का इम्पैक्ट कॉस्ट ही लेके जाता हूँ। तो डबल देखना, 5% का इम्पैक्ट कॉस्ट आ जाता है मिड और स्मॉल कैप में। कभी देखा गया है ऐसा। लार्ज कैप में भले ना आए। लार्ज कैप में क्या डबल कर सकते हैं? अगर लार्ज कैप में डबल होने लगा पैसा, तो फिर इंडेक्स ही डबल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कहीं न कहीं वो टेलविंड इंडेक्स में भी दिखना चाहिए, अगर लार्ज कैप में कहीं दिख रहा है तो। मुझे तो नहीं लगता कि लार्ज कैप में 12-14% से ज़्यादा सीएजीआर हमको उठा के चलना चाहिए। हाँ, अब ये कहा जाए कि आप साइकिल के बॉटम पे पकड़ के साइकिल के पीक पे बेच सकते हैं और फिर डबल कर सकते हैं पैसा, तो वो तो फिर संजय की आँख है, हमारी तो है नहीं। जी। अच्छा ठीक है, तो 3 साल में 2028 में कभी भी ये निफ्टी मिड कैप इंडेक्स हमें लगभग दोगुना होता हुआ दिखेगा। तो ज़ाहिर तौर पे बहुत सारे इसके आउट परफॉर्मर शेयर होंगे जो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर रिटर्न देंगे। वो कितने देंगे जो भी है, लेकिन कहीं न कहीं वो मल्टीबैगर की श्रेणी में आ जाएँगे। तो उनको पकड़ने के लिए आज की तारीख में क्या करना है? देखिए, जिसको जितना लतियाया जाता है ना, उतना ही बाद में स्ट्रेंथ लेके उठता है। कंजम्पशन की ये हाल कर दी गई है कि लगता है कि कभी उठेगा ही नहीं, एक्चुअली वही उठेगा। जितनी भी चीज़ें पर कैपिटा जीडीपी से रिलेटेड हैं, वही सेक्टर्स उठेंगे। लेकिन मेरा क्या अंदाज़ा आज यही है। की तारीख में कंजम्पशन थीम कोई अनएक्सप्लोर्ड थीम रह गई है या वैसी पिटी हुई थीम रह गई है? यहाँ हम बाज़ार में जिससे भी बात करें, एनालिस्ट से बात करें, स्टॉक एडवाइज़र से बात करें, म्यूचुअल फंड से बात करें, सबकी नज़र में यही थीम है। तो आज की तारीख में कंजम्पशन में क्या इस तरह से अनटैप्ड अपॉर्च्युनिटीज़ बची हुई हैं? मेरे हिसाब से तो बची हुई रही जी। अभी इसको अगर समझना है ना, तो अगर समझना है तो बीएसई कैपिटल गुड्स का चार्ट लगाना पड़ेगा और उसका कंसोलिडेशन देखना पड़ेगा। इस चार्ट से बात करते हुए मेरा चार्ट ही बंद हो गया। अ, चलिए हमारे सामने यहाँ बीएसई स्क्रीन पे है ये बीएसई कैपिटल इंडेक्स, कैपिटल गुड्स हाँ, का। बीएसई कैपिटल गुड्स का जो है ना, आप अगर प्राइस चार्ट लगा लीजिएगा और ये 2020 वाला साइकिल को तो हम मान सकते हैं कि एवरेशन है, ओके। अब आप उसको अगर ढंग से ध्यान से देखिएगा तो 2015 के आसपास से 2020 तक 5 साल इसने किसी तरह का पैसा बना के नहीं दिया। और सबको अगर ध्यान हो तो 2020 से इकोनॉमी में ग्रीन शूट जनवरी से दिखने शुरू हुए थे, जो आरबीआई की तरफ से भी आने लगा था स्टेटमेंट और हमको नंबर्स में भी दिखने लगा था और अचानक से कोविड आ गया। आप 5 साल देख लीजिए, यहाँ पे सबने भर के कैपिटल गुड्स रखा हुआ, किसी को कुछ पैसा नहीं मिला। कोविड के बाद तक किसी को भी कुछ पैसा नहीं मिला, लेकिन जब मिलना शुरू हुआ तो उसके बाद बस हाथ आप बैठे रहिए, ऊपर से जैसे छप्पर फाड़ के मिलता है वैसे मिलता है। तो कंजम्पशन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि कंजम्पशन इंडेक्स नया हाई बनाएगा। ऐसा नहीं कि कंजम्पशन इंडेक्स में मूवमेंट नहीं हुई है, वो वाला मूवमेंट नहीं होगा। बट जितना कंसोलिडेशन हो गया है और कंजम्पशन को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया है, अभी थियरी बन रही है। थियरी बन रही है लेकिन स्टॉक प्ले नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉक प्ले इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि कंजम्पशन पे अभी भी एक्चुअली बिलीफ नहीं है लोगों का। अभी भी बिलीफ ज़्यादा आपका डिफेंस थीम और इन सब पे ही जा रहा है। तो
आपको कभी भी प्राइस मूवमेंट नहीं दिखेगा कंजम्पशन में, आप देखें तो। आज की 2 खबरें हैं सुमेश जी, आज की 2 खबरें हैं। पहली, केंद्र सरकार ने अपने तमाम कर्मचारियों के लिए उनका डियरनेस अलाउंस, महँगाई भत्ता बढ़ा दिया। सबके पास अब हर महीने सैलरी ज़्यादा आएगी। दूसरी खबर, एमएसपी बढ़ा दी गई किसानों के लिए। अब इन सब का असर तो फिर जाएगा ना, मतलब हर किसी को भरोसा मिल रहा है कि हाँ, मेरी कमाई बढ़ रही है। पहले जितनी चीज़ें दे चुके हैं, वो सब है, उस पे आप सवाल उठाते रहिए कि हाँ, कितना फ़ायदा है, नहीं है। इनकम टैक्स रिलीफ दी तो आप सवाल पूछ लीजिए कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं। आप जीएसटी के बारे में सवाल उठा लीजिए कि हाँ, कंपनियों से लेकर दुकानदार तक एक्चुअली ग्राहकों तक उसका फ़ायदा पहुँचा ही नहीं रहे हैं, तो किसी को बचत क्या होगी? लेकिन यहाँ सबके साथ में सीधे पैसा जा रहा है। हुँ, हुँ। बिल्कुल सीधे पैसा जा रहा है और ये कंजम्पशंस पर होना है, होना चाहिए, लेकिन इसका साइकिल होता है 9 मंथ्स तो लगता है, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है। कुछ लोग कहते हैं 2 क्वार्टर के बाद भी हो जाता है। थोड़ा-सा मैं रिलैक्स करके भी चलूँ तो 9 टू 18 मंथ में ये चीज़ अच्छे से प्ले कर जाती है। तो अभी तो आप समझें कि सब पर्स स्ट्रिंग्स लूज़ करना शुरू किया है आपका मार्च-अप्रैल से। टाइम तो लगेगा प्ले करने में, मेबी ये पूरा फाइनेंशियली प्ले नहीं हो, नेक्स्ट फाइनेंशियल से प्ले हो, क्योंकि आपके पास डिसरप्शंस भी हैं, जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस हैं, उसको बेक इन करना पड़ेगा। और फिर फाइनली आपको जो जो कंजम्पशंस पर के लिए काम किया गया है, क्रेडिट ग्रोथ के लिए काम किया है, वो फाइनली लगेगा। लेकिन बीच में डिरेलर्स भी आ रहे हैं ना, तो आप टैरिफ वॉर आ रहा है, बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है। तो इसके कारण से थोड़ा स्पीड, आपका एक्सेलरेशन जो है वो कम होगा, या हो सकता है कि थोड़ा-सा स्पीड से आप जाएँ, उसके बाद डिसेलरेट भी हों। बट फाइनली जिस चीज़ के कारण इकोनॉमी नहीं चली थी, अगर वो चीज़ दिया जाए तो इकोनॉमी ना चले आगे जाके, ऐसा होना नहीं चाहिए, अनलेस कुछ अनहोनी हो जाए, होना नहीं चाहिए। अपना समय लगेगा, बट वो प्ले आउट करेगा, फाइनली वो पैसा प्ले आउट करेगा। जी। अब जल्दी से आज के स्टार परफॉर्मर, सबसे मतलब जिसने सबसे ज़्यादा इंडेक्स को ऊपर खींचने में मदद की, निफ्टी बैंक, वहाँ पर हम आते हैं। निफ्टी बैंक ने अच्छी चाल दिखाई। अब यहाँ पर किस तरह से सुगबुगाहट हो रही है? क्या अब ये अ, ऊपर के लिए तैयार है, नए स्तरों के लिए? अभी तो बहुत अच्छा काम, आप यहाँ पे नेकलाइन बना लीजिए और उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहिए इसमें। बस सारा जवाब यही है, मतलब इसमें कोई और मैथ नहीं है। इसके जी। पहले जो भी है उसको डिस्काउंट करके चलिए, लेकिन इस पिक्चर को इतना इग्नोर करके भी ना चलें। पॉसिबिलिटी है इस पिक्चर का पॉजिटिव साइड आने का, लेकिन फिर भी थियरी को बिल्कुल रिस्पेक्ट कीजिए और ये ट्रेंड लाइन जब तक नहीं निकलती है, कोई बड़ा कॉल मत लीजिए। जी। तो ये ट्रेंड लाइन निकलने के लिए इसे 55,700 के ऊपर जाना पड़ेगा। और क्या इसमें भी वही आप अर्ली इंडिकेशन और कंफर्मेशन, इन दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे कि 55,700 के आसपास आप अ, सावधान हो जाइए या अपना ट्रेड बिठाना शुरू कर दीजिए, लेकिन बड़ा दांव जो हो वो फिर 55,850 के ऊपर निकले? आपने एक्चुअली कंप्लीट स्टोरी बता ही दिया। 55,700 पे आपको थोड़ा सावधान होना है और 55,800 के ऊपर जिस दिन भी क्लोज़ हो गया, आप मान के चल सकते हैं कि फिर थियरी कहेगी न्यू हाई। अब कोई उनको चुप कराए भाई, नहीं तो ये थियरी न्यू हाई की न्यू हाई ही रह जाएगी। फिर कुछ आके कुछ बोल के चले जाएँगे। उनको मतलब ट्रम्प चचा को। हाँ, एक ही हैं और कौन है? सारी दुनिया के चचा आजकल एक ही हैं। ओके। तो अगर मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन रोक देती है रास्ता, फिर क्या करेंगे? इंतज़ार और कुछ भी नहीं। नहीं, मतलब फिर ऊपर जाने के लिए फिर अगले किसी मूव का इंतज़ार या फिर नीचे के स्तरों का इंतज़ार? नहीं, कंसोलिडेशन में। फिर आप ये मान के चल सकते हैं कि ये 55,800 700 ऊपर में और नीचे चूँकि अच्छी डोजी बनी हुई है ना 29 सितंबर की, तो ये सपोर्ट को लेके चलना चाहिए और यहाँ से टर्न अराउंड हुआ है। तो अब आपको जब तक फिर से ये 54,300 के नीचे 300, हाँ, 54,300 के नीचे क्लोज़ नहीं देना, तब तक मान के चलिए कि ये थोड़ा-सा ट्रेंड बहुत सॉरी क्या बोलते हैं, रेंज बहुत ही नैरो हो जाएगा
और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा, बट इस स्ट्रक्चर में ब्रेकआउट का वेट ज़्यादा किया जाता है, ब्रेकडाउन का कम, कि जी। बाकी तो भगवान ही जाने। बिल्कुल, तो मतलब ये है कि संभावना ज़्यादा है कि ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें 55,700 का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जल्दी से आईटी को देख लें, फिर सवालों की ओर बढ़ते हैं। आईटी में भी आज चाल तो रही है, लेकिन कोई उतनी बहुत बड़ी चाल नहीं है। फिर भी बाज़ार को सहारा देने में और उत्साह बनाए रखने में इसने योगदान किया है, एटलीस्ट स्पॉइलर तो नहीं बना। नहीं, नहीं, इनका योगदान सिर्फ़ मूँगफली से ज़्यादा कुछ रहा नहीं है आज, खाली दिखाई वैसा दे रहा है, कुछ ज़्यादा योगदान नहीं है। पहले सुबह में ही जाके नीचे सरक गए थे, वहाँ से ऊपर आए, अदरवाइज़ आप क्लोज़ टू क्लोज़ में कैंडल का साइज़ जैसा बैंक का है, उसके सामने में आप देखेंगे तो ये तो ड्वार्फ लगेगा। हाँ, फिर भी तो 0.25% की बढ़त तो है ना पूरे इंडेक्स में। हाँ, उतना तो ख़ैर अब जो चीज़ आपकी गिर रही है 37,200 से, वो आके जी। 33,500 पे पहुँच जाए, तो उतना मूव करना तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इंडेक्स में और रिज़ल्ट आने वाला है। और जिनका रिज़ल्ट आने वाला है, उनको भी पता नहीं है कि संसार में क्या होने वाला है। तो उम, बिल्कुल आराम से वेट करना चाहिए और ऐसा कोई वैल्यूएशन इतना ल्यूक्रेटिव, अट्रैक्टिव नहीं है आईटी का कि बहुत जाके कोई चीज़ आप लपक लेंगे, नो। कोई लैपअप करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठिए। ट्रेडिंग का समय आएगा तो फिर से देख के कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कुछ ज़्यादा जान नहीं है इसमें। जी, ठीक है, ज़्यादा जान नहीं है, लेकिन मैं तो एक सिंपल सा यहाँ पे ट्रेंड चैनल बनाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ बनता है या नहीं बनता है। शायद ट्रेंड चैनल नहीं बनेगा, बल्कि एक वेज पैटर्न जैसा कुछ बन जाए, क्योंकि ट्रेंड चैनल जो है उस अगर ट्रेंड चैनल बनना है तो फिर तो इसको और ज़्यादा नीचे जाना चाहिए, 32 साढ़े 32,000 के आसपास। लेकिन अगर इसको वेज बनाना है, तो क्या यहीं से एक सपोर्ट मिल जाएगा? सपोर्ट मिल सकता है। ओवरसोल्ड है और आज के जी। कैंडल के बेसिस पे सपोर्ट मिल सकता है और ये 35,500 समवेयर अराउंड 100 पॉइंट ऊपर नीचे उधर तक का शॉर्ट कवरिंग करा सकता है। जी, हाँ, वहाँ तक ही, वो गैप 35,500 के फिल आसपास। होने का अभी तो नहीं दिख रहा। गैप फिल होने का कोई सिचुएशन नहीं है। बस एक जी, चीज़, एक कॉल आउट है और उसको ध्यान रखना है कि रिजल्ट्स आने वाले हैं और बड़े वाले भाई लोगों के रिजल्ट्स कुछ भी पलटी मार सकते हैं इस इंडेक्स को। इसलिए जी, पहला तो कॉशन ये है कि चार्ट वीक है, वो पहला कॉशन है। लेकिन अगर रिजल्ट में कुछ अच्छा आने लगता है तो फंडामेंटल को चेंज कर सकता है, तो वहाँ की पढ़ाई अलग होगी। फिलहाल हाथ लगाने की जगह नहीं लग रही है। जैसा इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और कौन है 2-4 लोग, वो बोलेंगे, तो हुँ, उसके बाद फिर हम आगे डिसाइड करेंगे क्या करना है। जी, ठीक है। तो ये मोटी-मोटी कहानी हो गई